गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा +1 अकाउंट्स का चैप्टर सेकंड चल रहा है। उसके नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमने लायबिलिटीज़ बताई थी। उसके बाद और फर्दर लायबिलिटीज़ हैं, उसके टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज़, गैर चालू दायित्व। दीज रेफर टू दोज लायबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिव लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब हुआ कि ये वो दायित्व हैं जिनका भुगतान 1 साल के बाद किया जाता है, लॉन्ग पीरियड में किया जाता है, उसे बोलते हैं गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, आपने लंबे समय के लिए लोन ले रखा है, दीर्घकालीन ऋण। डिबेंचर होते हैं ऋण पत्र। जब कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी डिबेंचर को इशू कर देती है, और जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो एक सर्टिफिकेट के रूप में दिए जाते हैं। कंपनी इशू करती है, पब्लिक इसे परचेज करती है, कंपनी को लोन मिल जाता है और कंपनी इस पर डिबेंचर्स पर एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट पे करती है। सेकंड है करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। करंट लायबिलिटीज रेफर टू दैट those liabilities which are to be paid in near future within 1 year। चालू दायित्व वो दायित्व होते हैं जिनका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। जिसका भुगतान 1 साल के अंदर किया जाएगा उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटीज, और जिसका भुगतान 1 साल बाद किया जाएगा, लॉन्ग टर्म में किया जाएगा, उसे बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको पीछे बताया था कि जो बैंक में बिजनेसमैन करंट अकाउंट खुलवाएगा उसे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। क्रेडिटर्स, लेनदार, पैसे लेने वाला, जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो इनको 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म्स है एसेट्स, संपत्तियाँ। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business enterprises which can be measured in terms of money। संपत्तियां वो मूल्यवान साधन होते हैं जिनका स्वामी व्यावसायिक उद्यम होता है, उपक्रम होता है, और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। संपत्तियां वो मूल्यवान साधन है जिनका स्वामी व्यावसायिक उपक्रम है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। इसके भी टाइप्स हैं। नंबर 1 है नॉन करंट एसेट्स, गैर चालू संपत्तियां, या इसे फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं हम, स्थायी संपत्तियां। नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको बिजनेस में लगातार यूज किया जाता है, कंटिन्यू यूज, लगातार प्रयोग किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य के लिए। इसे सेल नहीं किया जाता, मतलब इसे बेचा नहीं जाता। गैर चालू संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में लगातार यूज की जाती हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, जिसे बेचा नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। जो हमने लैंड और बिल्डिंग ले रखी है जिसके अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी सहायता से प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनको कंटिन्यू यूज़ किया जाएगा, लगातार यूज़ किया जाएगा, और जिसकी सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। नॉन करंट एसेट्स के भी आगे टाइप्स हैं। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियां। Tangible assets are those assets which can be seen and touched। मूर्त संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये होगी आपकी टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड एसेट्स का टाइप्स, बी पार्ट, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड थस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट
अमूर्त संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता और ना इसे आप देख सकते हैं ना फेल्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, इसको बोलते हैं रेपुटेशन, प्रसिद्धि, हम किसी की प्रसिद्धि को नहीं देख सकते। पेटेंट्स 100 मतलब जिसका गुड्स का सिंगल ओनर होता है, जैसे इंडियन रेलवे इसका एग्जाम्पल है, उसका सिंगल ओनर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के अंदर हमारी भारतीय रेल है। कॉपीराइट प्रकाशन अधिकार, किसी भी बुक को छापने का अधिकार। एंड ट्रेडमार्क्स व्यापारिक चिन्ह, जो व्यापार करने के लिए हमें ट्रेडमार्क्स लेना पड़ता है, जैसे पार्ले जी के ऊपर देखो, बिस्कुट के ऊपर एक लड़की का चित्र छिपा हुआ है। इसके बाद है हमारी सेकंड नंबर पे एसेट्स का टाइप करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल एंड विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। चालू संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो आप बेचने के लिए लाए थे और जिसे आप 1 साल के अंदर कैश में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है, उधार माल बेचा है और इनसे पैसे हमने लेने हैं, तो डेटर्स होते हैं देनदार, पैसे देने वाले। स्टॉक, जो भी हमारे पास माल पड़ा है वो बेचने के लिए आया हुआ है, तो ये भी एक करंट असेट्स हो जाएगी। इसके बाद इसका थर्ड टाइप है फिक्टिटियस और नॉमिनल एसेट्स, नाम मात्र की संपत्तियां। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। ये वो संपत्तियां होती हैं जिसको आप कैश में बदल नहीं सकते, जिसके बदले में आपको कैश नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसे हम लॉस बोलते हैं। लॉस को कभी भी कैश में चेंज नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो विज्ञापन के खर्चे होते हैं, वो भी आपका नॉमिनल एसेट्स के अंदर आता है। एक्सपेंसेस, ये आपकी नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। एक्सपेंसेस खर्च। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस क्या होता है? वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने और बेचने से संबंधित जितनी भी कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, उसे बोलेंगे हम एक्सपेंसेस, खर्चे या खर्च। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, हमें किराया देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने वस्तु बनाई है उसकी लागत क्या है, जो हमने वस्तु बेचनी है उसकी लागत क्या है, बेचे गए माल की लागत। अब है इनकम। इनकम होती है आय। इनकम का एक फॉर्मूला है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जब रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाएंगे, आगम में से खर्च लेस कर दिए जाएंगे, तो हमारा इनकम आ जाएगी, आय आ जाएगी। अब ये रिवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिवेन्यू। आप जो वस्तु बेच रहे हैं उससे जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है बेचने से, उसे बोलते हैं रिवेन्यू, आगम। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फॉर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। आपने 5 लाख का जो आपका गुड्स था, 5 लाख उसकी लागत थी, आप उसको 6 लाख में सेल कर रहे हैं, 6 लाख में बेच रहे हैं, तो आपको इनकम कितनी होएगी? जो 5 लाख है वो तो उसकी कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंसेस है, और जो 6 लाख में सेल कर रहे हैं वो उसकी रिवेन्यू है। तो फॉर्मूला बन जाएगा इनकम निकालने का, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। 6 लाख में आपने बेची है, लेकिन गुड्स कितने के थे? 5 लाख के, तो आपको इनकम कितनी हो गई? 1 लाख, मतलब 1 लाख की आपको आय हो गई। तो ये कुछ थे आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।